हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज के सबसे पहले लेक्चर में ऑन मॉडर्न इंडिया बाय माइंड मैप्स। तो मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एस्पायरेंट के लिए। मॉडर्न इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको पढ़ना है हमको, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा होता है, याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम लोग मॉडर्न इंडिया को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। ठीक है, तो अब आप क्या बोलेंगे, माइंड मैप्स क्या होता है? तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख रहे हैं कि माइंड मैप्स क्या होता है। एक मेन टॉपिक है आपका, उसको एरोज की मदद से अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं माइंड मैप्स की मदद से पढ़ना। तो इस प्रकार से कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं और उस नोट से ही पढ़ाएंगे, ताकि ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप अगर कॉपी में नोट कर लें और इसके पीछे की स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार से हम ये लेक्चर लेंगे तो चीजें ज्यादा इजीली मेमोराइज होती चली जाएंगी। तो माइंड मैप्स एक तरीका है जिससे चीजें और ज्यादा इजी हो जाती है समझने में और हमेशा याद रहती है। तो इस प्रकार से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन एजेंडा क्या है ये समझते हैं कि भाई पहला एजेंडा तो ये है कि भाई माइंड मैप से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो क्या अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्या हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल किताब पढ़ने की। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई स्पेक्ट्रम पढ़ने के अलावा आपके पास चारा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लेक्चर सीरीज आप देख लेते हैं कहानी की तरह, आपको चीजें बहुत ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद अगर ये आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो करीब हम 4-5 दिन में आप पूरी किताब बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट नहीं है, पीसीएस के एस्पायरेंट है, तो इस कुछ टेबल्स वगैरह हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपका इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। अब 90% ऑफ सारी चीजें मैं इस लेक्चर में कवर कर दूंगा। इफ यू आर पीसीएस एस्पायरेंट, यूपीएससी एस्पायरेंट को किताब पढ़ना पड़ेगा। एनी केस आप किसी भी एस्पायरेंट है, आपको ये लेक्चर सीरीज देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे ताकि चीजें आपको याद रह सके। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश है यहाँ पे, और ये लेक्चर आपको चीजें याद भी करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ जाए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा जाए तो आपका एक प्रकार से बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है किताब पढ़ने का या क्वेश्चन लगाने का, तो आप जल्दी से ये लेक्चर सीरीज देख जाइए। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसमें सारा मॉडर्न इंडिया का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप अपना एग्जाम अच्छी तरीके से दे सकते हैं। चीजें प्रॉपर तरीके से आपकी याद करवाने की भी कोशिश हमारी यहां पे रहेगी। तो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, मॉडर्न इंडिया का कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया के ऊपर कब्जा जमाते हैं, किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट होता है। तो व्हाट वी आर स्टडी क्या कर रहे हैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ये ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया पे कॉन्क्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर हियर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्क्वेस्ट देखना है हमको। सवाल है कि भाई आखिर ये कैसे किया, ये कॉन्क्वेस्ट हुआ कैसे? तो उसका एक पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आगे कई सारे ऐसे लड़ाइयां लड़ते हैं। ठीक है, तो और पहली लड़ाई में वो जीत जाए ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो पहली लड़ाई लड़ते हैं, ओपोनेंट का क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है वो समझ में आता है, और उसके बाद वो एक ट्रीटी कर लेते हैं उनसे कि भाई ठीक है, ना हमारी ना तुम्हारी, एक ट्रीटी कर लेते हैं। और ट्रीटी करने के बाद वो एनालाइज करते हैं चीजों को कि भाई थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में वो चीजें एनालाइज करते हैं, और जब वो पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स की क्या स्ट्रेंथ है, ओपोनेंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और फिर एक प्रॉपर वॉर लड़ते हैं, फाइनल वॉर, जिस वॉर में वो जीतते हैं। तो ये वाला पैटर्न आपको देखने में मिलेगा कई बार। ठीक है, ये आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के कुछ चैलेंजेस थे। क्या चैलेंजेस थे भाई? जब ब्रिटिश आ जाते हैं तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे ऐसे यूरोपियन पावर्स भी इंडिया में थे। तो उन यूरोपियन पावर्स को हराना था ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स ने पहले उन यूरोपियन पावर्स को हराया। कौन कौन से थे? एक पोर्चुगीज थे, डच थे और फ्रेंच थे। ठीक है, सो इनको हराते हैं। उसके बाद इंडिया के जो नेटिव प्रिंसली स्टेट्स हैं, नेटिव प्रिंसली स्टेट्स है, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, उनको हराते हैं। इसमें मेनली हमको पढ़ना है कि बंगाल का, मैसूर का, टीपू सुल्तान, मराठास का और पंजाब का। ठीक है, इनको किस तरीके से ब्रिटिश ने सबड्यू किया। तो ये सबसे पहला टॉपिक है जो हम लोगों को मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है। इसको एक एक करके अभी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो
अब हम लोग ये सारा चीज देखेंगे कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स हैं वो यूरोपियन पावर्स को सबड्यू करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी चालू होती है पोर्चुगीज से। ठीक है, पोर्चुगीज क्या करते हैं 1498 में 1498 में इंडिया में आ जाते हैं। कहाँ पे, कोचिन में पहली फैक्ट्री लगाते हैं 1503 में। 1498 को आते हैं और पहली फैक्ट्री लगाते हैं कोचिन में। ठीक है, अभी ये एग्जाम में क्या है कि आपसे पूछता है कि ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री कब लगाई गई, है ना, और पहली फैक्ट्री ऑफ डच, पहली फैक्ट्री ऑफ फ्रेंच, ये सब पूछेगा आपसे, तो आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो कंपनी कब बना, तो जैसे सबसे आफ्टर पोर्चुगीज जो कंपनी बना वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, 1600 में। तो ब्रिटिश कंपनी बनी 1600 में, चार्टर वार्टर ले लिया उन्होंने कि भैया अब हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी बनी डच कंपनी। ठीक है, डच कंपनी बनती है 1602 में, और उसके बाद 1664 में फ्रेंच कंपनी बनती है। तो कंपनी सबसे पहले ब्रिटिश की बन गई थी, लेकिन इंडिया में सबसे पहले कौन आया, डच, सॉरी पोर्चुगीज के बाद डच आए, और उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई मूसलीपट्टनम में 1605 को। ठीक है, तो डच के बाद फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई 1609 में, और फ्रेंच कंपनी तो बनती है 1664 में, और ये भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं। ध्यान देने वाली बात हमने देखी यहाँ पे, ये ब्रिटिशर्स और इंग्लिश दोनों ही अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं। ब्रिटिशर्स लगाते हैं 1609 में और फ्रेंच लगाते हैं 1668 में। पोर्चुगीज की पहली फैक्ट्री कोचिन में और डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में। तो ये पूछता है कि सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाया गया, कहाँ पे लगाया गया, कौन सी यूरोपियन पावर का। तो फिर वापस हम लोग अपनी कहानी पे आते हैं। हमारी कहानी कहाँ पहुंची थी कि भाई पोर्चुगीज सबसे पहले 1498 में आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कहानी को थोड़ा सा और पहले की तरफ हम लेके जाते हैं। देखिए ऐसा सीन था कि ये हमारा भारत था और ये यूरोप था। ठीक है, तो इंडिया और यूरोप के बीच में अगर हम लैंड के रूट से जाएं तो बीच में अरेबियन पेनिनसुला पड़ता है। ठीक है, उस अरेबियन पेनिनसुला में बेसिकली बाइजेंटाइन एम्पायर का रूल हुआ करता था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं था, इंडिया से यूरोप में आराम से ट्रेड होता चला जाता था। उसके बाद इस्लाम आता है और अरब एक इस्लामिक टेरिटरी बन जाती है, और यहाँ पे हम जानते हैं क्रिश्चियंस और इस्लाम के बीच में लड़ाई होती है। तो अरब्स क्या करते हैं, ये जो बाई लैंड ट्रेड हो रहा होता है इंडिया और यूरोप का, ये ट्रेड जो है ये अरब्स बंद करवा देते हैं। अच्छा, उस समय यूरोप में इंडिया के गुड्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। चाहे वो आपका भाई चाय पीने के शौकीन होते थे, चाय कहाँ से आता था, इंडिया से। इनके टेक्सटाइल जो आपके जो कपड़े आते थे वो भी इंडिया से, जो हैंडीक्राफ्ट है वो काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं कि इंडिया स्पाइसेस के लिए फेमस था, तो यूरोपियन को ये सारी चीजें बहुत पसंद थी। अब अरब ने कर दिया ट्रेड बंद, तो यूरोप का चाय रुक गया। तो इन्होंने कहा नहीं, हमको तो चाय तो पीना है, हमें ट्रेड डाउन हो गया। तो अब यहाँ पे ऐसा था कि यूरोप के पास लकड़ियां बहुत अच्छी मिलती थी। ठीक है, जो अरब्स के पास नहीं था। तो अच्छी लकड़ियां जब यूरोप के पास थी तो वुड वॉज वेरी गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी की लकड़ियां होती थी। तो इन्होंने शिप बनाना चालू किया। ठीक है, अब ये कहते हैं कि भाई अब लैंड रूट से तो हमारा बंद हो गया, लेकिन हमको ढूंढना है एक सी रूट, हमको ढूंढना है एक सी रूट। तो सी रूट ढूंढेंगे और सी रूट ढूंढ के हम यहाँ वापस इंडिया में पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस समय यूरोप में दो बड़े पावर्स हुआ करते थे, स्पेन और पोर्चुगल। तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक चीज और है, तो पोर्चुगल में एक आपका रूलर था जिसका नाम था हेनरी, इसको हेनरी द नेविगेटर बोलते हैं। तो ये 1460 में इसने एक सपना देखा कि हम लोग बाई सी आपका इंडिया पहुंचेंगे। तो भाई सबसे पहले इंसान सपना देखता है, फिर उसको सपने को पूरा करता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है जर्नी। उस समय शिप्स वगैरह इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं थे, नेविगेशन टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं थी। तो अगर आप सी रूट से कहीं भी पहुंचते हैं तो काफी हिम्मत का काम है, तो काफी डेयरिंग चाहिए होता है। तो यही डेयरिंग दिखाने का प्लान बनाया स्पेन और पोर्चुगल ने। उन्होंने, स्पेन ने कहा कि हम जो भी वेस्ट साइड है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और पोर्चुगल ने कहा कि हम जो ईस्ट साइड है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब ये कहानी हम लोग जानते हैं कि भाई जो पोर्चुगल है, पोर्चुगीज सबसे पहले इसलिए ईस्ट ट्रैवल करते करते इंडिया पहुंच गए, और जो स्पेन वाले हैं वो वेस्ट ट्रैवल करते करते आपके यूएसए पहुंच गए। तो कोलंबस पहुंच गए थे अमेरिका, और पोर्चुगीज में अभी देखेंगे हम लोग पहुंच जाते हैं इंडिया। ठीक है, तो इसकी एक ट्रीटी थी, उस ट्रीटी को देखते हैं। सो अब ऐसा होता है कि
हमने बात की कि जो हेनरी द नेविगेटर है और स्पेन, हेनरी द नेविगेटर है वो पोर्चुगल का है, वो कहता है कि उसने सपना देखा कि ईस्ट तक पहुंचेंगे। उसके बाद स्पेन और पोर्चुगल के बीच में ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी का नाम यहाँ पे लिखा है हमने ट्रीटी ऑफ टोर्देसिलास। ठीक है, ये टोर्देसिलास एक की ट्रीटी होती है। इसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि स्पेन अपना वेस्ट जाएगा, पोर्चुगल ईस्ट जाएगा। तो भाई स्पेन वेस्ट में जाके अमेरिका खोज देता है और पोर्चुगल वाले ईस्ट की तरफ चलते हैं। अभी कहानी हम लोग स्पेन की तो नहीं देख रहे हैं, अभी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी ये कहानी नहीं देखेंगे, इस वाले कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या हुआ, पोर्चुगल वाले जाते हैं ढूंढने, तो यहां से निकलते हैं पोर्चुगल से ढूंढते ढूंढते। ठीक है, तो एक बंदा जिसका नाम होता है बार्थोलोमियो डियाज, 1487 में ये यहां से यूरोप से चलता हुआ आता है और यहाँ इस टिप पे पहुंच जाता है। इस टिप का नाम है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप वाले टिप पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद उसने कहा कि नहीं, बहुत ज्यादा हम सफर कर लिए हैं, अब जाके रेस्ट लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग रेस्ट लेते रहते हैं। उसके बाद 1498 में वास्को डा गामा कहते हैं कि भाई चलो केप ऑफ गुड होप तो अब पहुंच ही गए थे, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। तो वास्को डा गामा निकलता है यहाँ से। यहाँ पे कुछ किताबों में लिखा है कि अब्दुल मजीद जैसा नाम का कोई आदमी इनको मिलता है, वो उनको बताता है कि हम तुम्हें ले जाते हैं इंडिया, टेंशन मत लो। तो उसके साथ एक मर्चेंट होता है, गुजराती मर्चेंट, ऐसा कुछ किताबों में लिखा है, जिसकी मदद से ये पहुंचता है ये यहाँ कैलिकट में, केरला में। कैलिकट में पहुंचता है। कैलिकट का राजा होता है जामोरिन। जामोरिन बहुत स्वागत करता है, ये लोग भी काफी गिफ्ट देते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो सब एकदम खुश रहते हैं। लेकिन टेंशन में कौन रहते हैं, यहाँ पे इंडिया में ये जो अरब्स थे, ये अपना ट्रेड फैला रहे थे। अचानक इन्होंने देखा कि ये यूरोपियन कहां से पहुंच गए, हमारी मोनोपोली तो खतरे में है। तो अरब्स को क्या मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, अरब्स लोग गुस्सा हो गए। ठीक है, तो अभी कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे ये लोग पहुंच जाते हैं पोर्चुगीज, और उसके बाद अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो पहला प्रतिनिधि आता है इनका पेड्रो अल्वारेस कैबरल, CABERAL ALVARES PEDRO। ठीक है, थोड़ी राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं भी क्या लिखा है मैंने, पेड्रो अल्वारेस कैबरल। ठीक है, ये आता है। ठीक है, उसके बाद एक गवर्नर आता है काफी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कहता है कि हम लोग एक पॉलिसी करेंगे जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में उसने कहा कि देखो, अगर हमको ट्रेड पे कंट्रोल करना है तो ये जो ओशन वाला रीजन है ना, ये ओशन वाले रीजन में हमें अपना पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें हमारा पावर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हम ट्रेड को मोनोपोलाइज कर पाएंगे। तो ये कहा कि हम लोग एक स्ट्रांग नेवी मेंटेन करेंगे। एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेवी मेंटेन करने का जो पॉलिसी है, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का, इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था, आप कहेंगे भाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दिया था, जो कि गवर्नर बन के भेजा गया था 1505 से लेकर 1508 तक। अच्छा, यहाँ पे जो पोर्चुगीज आते हैं तो हमने देखा कि ये प्रॉब्लम तो होता है अरब्स को, और कुछ इंडियंस को भी प्रॉब्लम होता है। गुड, तो ये गुजरात और इजिप्ट के कंबाइंड फोर्सेस ये अटैक कर देते हैं अल्मीडा पे। अल्मीडा क्योंकि भाई इसका नेवी बड़ा स्ट्रांग था, तो ये गुजरात और इजिप्ट के कंबाइंड फोर्सेस को हरा देता है। ठीक है, तो ये बात रही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। तो जो अगला गवर्नर आता है उसका नाम होता है अल्फांसो डी एल्बकर्की। तो ये एल्बकर्की आता है और कहता है कि अपन गोवा अटैक करेंगे। तो गोवा में अटैक करता है। गोवा में उस समय था सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर का रूल हुआ करता था। तो बीजापुर का सुल्तान रूल क्या करता था, एल्बकर्की आया, कहा कि नहीं गोवा खाली करो, अब से गोवा हमारा। ठीक है, और गोवा 1510 में एल्बकर्की लेता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई गोवा को कौन से गवर्नर के टाइम पे जीता गया, तो ये आंसर है एल्बकर्की। कौन से डेट पे जीता गया, वो है 1510। किसको हरा के जीता गया है, वो है सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो अभी यहाँ पे जो पोर्चुगीज काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो पोर्चुगीज स्ट्रांग होने के बाद यहाँ करने लगते हैं वो दादागिरी। दादागिरी कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले ये ट्रेड पोस्ट बनाता है और ट्रेड पोस्ट को कर देता है फोर्टिफाइड। इसी को कहते हैं फेइटोरियाज। इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा, स्पेलिंग तो यही है। ठीक है, फेइटोरियाज। तो ये फोर्टिफाइड ट्रेड पोस्ट को बोला जाता था। इसके अलावा एक कार्टेज सिस्टम चालू करते हैं, ये तो पूरी दादागिरी है। तो ये कहते थे कि भैया सी में हमारा दबदबा है, ब्लू वाटर पहले पॉलिसी। तो हमने देखा कि अल्मीडा ने कहा कि ब्लू वाटर पॉलिसी, तो उनका जो नेवी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अब कोई भी शिप अगर इस एरिया से जाती है तो इनको क्या कहते हैं, पे करना पड़ता है।
इनको पे करना पड़ता है पोर्चुगीज को, और पोर्चुगीज इससे एक तरीके से वसूली करते हैं सारे शिप से, भाई ट्रेडिंग करना है तो हमको कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे तब हम आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये दादागिरी चलती है इनकी, 1502 में चालू होती है। अच्छा, इसके अलावा ये देखा कि भैया पोर्चुगल तो काफी दूर है इंडिया से, तो भाई ये पोर्चुगल है, ये इंडिया है, पोर्चुगल से इंडिया आ गए तो ऑब्वियसली काफी समय तक यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो यहाँ के लोकल लोगों से शादी करना इन्होंने चालू किया, तो एक मिक्स मैरिज का कल्चर चालू होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने देखा कि यहाँ तो बदतमीजियां चल रही थी, मतलब सती प्रथा यहाँ चालू था, तो उन्होंने कहा कि ये बदतमीजियां नहीं होंगी। ठीक है, सती प्रथा को बैन कर दिया। इसके अलावा इनका एक पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ इंक्विजिशन, और ये एक बहुत बड़ा रीजन भी था कि पोर्चुगीज काफी अनपॉपुलर हो गए थे इंडिया में। क्यों? क्योंकि पोर्चुगल ने कहा देखो हमारा काम है कि हम क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, तो क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे तो जबरदस्ती लोग कन्वर्ट करते थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप कन्वर्ट हो गए और उनको बोल दिया हाँ भाई हम कन्वर्ट हो गए लेकिन हम अपना धर्म का फॉलो करते रहेंगे, तो कहता नहीं ये नहीं चलेगा, कन्वर्ट तो होना ही पड़ेगा और फॉलो भी करना पड़ेगा। हम देखते रहेंगे कि आप भाई क्रिश्चियन कन्वर्ट होने के बाद जो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और अगर नहीं करोगे तो आपको भाई मार दिया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा क्रूअल पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ इंक्विजिशन, जिसकी वजह से लोकल्स के नजरों में ये जो पोर्चुगीज है वो पॉपुलर नहीं थे। ठीक है, तो ये तो बात रही एल्बुकर्क की। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई इसने गोवा को जीता। ठीक है, इसके बाद थोड़े समय बाद एक इंपॉर्टेंट गवर्नर आता है जिसका नाम होता है नीनो द चूना आता है। उसके टाइम पे ऑटोमन एम्पायर था, जहां पे जो आपके एनाटोलियन पेनिनसुला और अरेबियन पेनिनसुला, इस एरिया में आपका ऑटोमन एम्पायर रूल किया करता था। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया पे अटैक करा। ठीक है, कहां पे? दीव। तो दीव में एक नेवल बैटल होता है जिसमें ऑब्वियसली नेवल बैटल में कौन हरा पाएगा इनको, तो ये हरा देते हैं। सीज ऑफ दीव किया, दीव पे अटैक किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और पोर्चुगीज इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ जाती है कि भाई 1529 में हमने देखा कि भाई जो मुगल रूल स्टार्ट हो गया था। बेसिकली बाबर था, उसके बाद बाबर मर जाता है, बाबर के मरने के बाद हुमायूं आ जाता है गद्दी पे। ठीक है, तो हुमायूं के गद्दी संभालने के बाद हुमायूं का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है, वो होता है गुजरात का राजा बहादुर शाह के साथ हुमायूं की होती लड़ाई। तो अभी बहादुर शाह का पीछा करने पहुंच जाता है हुमायूं। ठीक है, सो अब ये बहादुर शाह क्या करे, तो बहादुर शाह कहता है कि चलो पोर्चुगीज की मदद लेते हैं, और पोर्चुगीज के साथ एक ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करता है, कहता है हमको बचाओ। पोर्चुगीज कहते हैं हाँ तुमको बचा तो देंगे, लेकिन ये वसई और नाला सोपारा का एरिया हमको ट्रांसफर कर दो। तो कहता है हाँ भी ट्रांसफर ले लो। उसके बाद थोड़ी देर तक तो ये बहादुर शाह को ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। उसके बाद धीरे से बहादुर शाह को पोर्चुगीज ही मार देते हैं। एक बार उनको बुलाते हैं शिप में मिलने के लिए और उसके बाद मार देते हैं उसको शिप में। ठीक है, तो 1538 में ये बहादुर शाह का कार्यक्रम खत्म हो जाता है और ये हमारा जो हुमायूं है खुश हो जाता है कि चलो बहादुर शाह चला गया। उसके बाद कहानी आगे मेडिवल इंडिया में हम लोगों ने पढ़ाई होगा कि फिर दिक्कत होती है, शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई करता है हुमायूं। ठीक है, तो वो बात की बात है, वो तो देख नहीं रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ बहादुर शाह खत्म कर देता को मार देता है कौन? पोर्चुगीज मार देते हैं 1538 में। तो ये हो गया। ठीक है, तो हुमायूं के बाद आता अकबर। तो अकबर के साथ कैसा रिलेशनशिप था वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसा सीन होता है कि अकबर उस समय काफी रिलीजन पर बड़ा रिसर्च करने का मन होता है अकबर का। तो उसने क्या कहता है, इबादत खाना खोला होता है जिसमें लोगों को बुलाता है कि आइए डिस्कस करिए रिलीजन के बारे में। तो अभी यहाँ पे जो पोर्चुगीज तो भाई क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए काफी ज्यादा वो थे, स्प्रेड करना चाहते थे। तो ये वाला मौका तलाशते हैं और पोर्चुगीज कहते हैं कि नहीं हम तो अभी अकबर को कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ अकबर का अलग दिमाग चल रहा होता है। अकबर कहता है कि भैया दीन इलाही उसको नया रिलीजन बनाना होता है। तो कुल मिला के ये कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली अकबर को कहां कन्वर्ट कर पाएंगे, अकबर तो दूसरा दिमाग लगा रहा होता है उस समय। ठीक है, लेकिन एक मिशन भेजता है कन्वर्ट करने का पोर्चुगीज, जेसुइट मिशन बोलते हैं इसको, मतलब कन्वर्जन का मिशन भेजता है। ठीक है, तो इसमें वो किस किस को भेजता है ये पूछ सकता है भाई, कौन कौन मिशन में गए 1580 में। तो एक है फादर रोडोल्फो एक्वाविवा, फादर एंथनी मॉन्सराटे, ये ई है इसके बाद। उसके बाद फादर फ्रांसिस्को एनरिकेज। तो ये सब लोग जाते हैं और अकबर को कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं सबसे पहले मिशन में।